Everyone, so today's video lecture is based on the previous year's questions which have been asked in Punjab University examinations, and the questions are from chapter 2, that is evolution of analytical data. So बच्चों, सबसे पहले देखो एनालिटिकल डाटा होता क्या है। एनालिटिकल डाटा में हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं कि जैसे हमारा कोई सैंपल है, ठीक है ना, हमने कोई रिसर्च किया या कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पे हमें क्या मिले, हमारे जो रिजल्ट्स मिले, दिस रिजल्ट्स आर एनालिटिकल डाटा। सो ये जो एनालिटिकल डाटा हमें मिलता है, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या किसी भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स हैं, ठीक है ना, दो बातें उसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वट एवर द एनालिटिकल डाटा या जो भी हमारी मेजरमेंट्स हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि हमें पता होना चाहिए। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको क्या बोला कि हम क्या स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है, उस सैंपल में कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, सैंपल की सेपरेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सैंपल। सो किसी भी सैंपल के एनालिटिकल डाटा की एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी उतनी ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है वो यही क्वेश्चन है कि डिफाइन एक्यूरेसी and precision along with their differences, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम रिसर्च कर रहे हैं या हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो फाइंड आउट करना किसी भी एक्सपेरिमेंट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिसर्चर, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी क्या होता है। सपोज लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आपको कोई रीडिंग मिली, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। और उसे सेम एक्सपेरिमेंट की भी कोई ट्रू वैल्यू भी नोन है जो ऑलरेडी डिटर्मिन हो चुकी है और हमें पता है कि उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू ये आनी चाहिए, पर आपने जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी मेजरमेंट ये निकली। सो बच्चों, एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी इज अ न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द नॉन वैल्यू। हमारी वैल्यू कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। तो अगर हमें एक्यूरेसी को डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द, या इट इज अ क्लोजनेस, या वी कैन से दैट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू या हम ये करेंगे, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। इट इज द, ये सबसे पहले ये मेजरमेंट आती है, ठीक है ना। सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट एंड द एक्चुअल और अ ट्रू वैल्यू। हाउ क्लोज आर वैल्यू इज विद द ट्रू वैल्यू। सपोज एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आपने कोई लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, सपोज इट इज 24, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, सपोज करो कोई आपने टाइट्रेशन की तो उसकी वॉल्यूम ही, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 24 ml। मैं ये रैंडमली लिख रही हूँ, और जो आपने वैल्यू ऑब्जर्व करी, जो आपने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को ऑब्जर्व किया, दैट वाज, सपोज इट वाज 26 ml। सो बच्चे, एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी में हम क्या देखते हैं, एक्यूरेसी में देखते हैं हाउ क्लोज इज the observed value with respect to the actual value. We call it as what? We call it as a accuracy. तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लैब में, सपोज करो उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है आपने निकाला 24 ml और उसकी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, इट इज अ 26। सो दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स
कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है दिस इज इसके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस ऑफ व्हाट, इट इज अ डिफरेंस ऑफ 2, तो हम देखते हैं कि हाउ क्लोजनेस इज between the actual value and the observed value, it is known as accuracy. Now next one is a precision. नेक्स्ट वन इज अ प्रिसीजन. देखो प्रिसीजन क्या होता है. प्रिसीजन में हम क्या करते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 और 4 टाइम्स रिपीट करते हैं. एक्सपेरिमेंट को क्या किया, 3 और 4 टाइम्स रिपीट किया. सपोज करो पहली बार में जब आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, यू गेट द वैल्यू 25.52, 25.54, 25.56, 25.53. आपने एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बार बार और आपको ये वैल्यूज मिली. फिर सेकेंड टाइम भी आपने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से 3-4 टाइम्स के लिए रिपीट किया एंड यू गेट द वैल्यू 25.56, 25.89, 26.01 एंड देन यू गेट द वैल्यू सपोज लेट्स सी यू गेट द रीडिंग 26.30. तो अगर आप इन दोनों रीडिंग्स को देखो, इस रीडिंग्स में इस ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो कि आपकी जो रीडिंग्स हैं दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, जबकि यहाँ पर रीडिंग्स का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है. तो बच्चों प्रिसीजन में हम क्या देखते हैं, प्रिसीजन में हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कितने क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं. हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ एक दूसरे के कितने क्लोज हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अ प्रिसीजन. तो हमारी रीडिंग्स प्रिसाइज कब होती हैं, अगर हमारी जो रीडिंग्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हों, तो हम उसको कहते हैं रीडिंग्स क्या है, हमारी प्रिसाइज हैं. ठीक है ना. तो दिस इज द प्रिसीजन. इट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट अगेन एंड अगेन, कि आप रिजल्ट को बार बार देख रहे हो और हर बार आपको क्लोज रीडिंग्स मिल रही है. देन वी से कि आर एक्सपेरिमेंट या आर रीडिंग्स आर प्रिसाइज. और अगर रीडिंग्स में डिफरेंस, आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और रीडिंग्स में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है आपस में, तो हम कहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स इतने प्रिसाइज नहीं है. तो हम प्रिसीजन में क्या कहते हैं, प्रिसीजन में हम अपनी रीडिंग्स को ही बार बार चेक करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट मेजरमेंट्स करने के बाद भी क्या रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोजर हैं. अगर रीडिंग्स क्लोजर हैं तो वी से दैट कि यस आर रिजल्ट्स आर व्हाट, आर रिजल्ट्स आर प्रिसाइज. तो देखो इन दोनों ही केसेस में व्हाट वी कैन डू, सपोज करो आपने एक्यूरेसी में तो देखा कि आपकी ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, आपकी या ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं, जबकि प्रिसाइज में हम 3-4 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारी रीडिंग्स क्लोज हैं एक दूसरे के. देन वी से आर रिजल्ट्स आर प्रिसाइज. And one thing is very important when we say when we are checking out the precision ना, कभी भी रिएक्शन की कंडीशंस चेंज नहीं होंगी. हम अपनी रीडिंग्स को प्रिसाइज तभी बोल सकते हैं अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस भी क्या हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं. ओनली देन वी कैन से कि येस आवर मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज बिकॉज दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर. इफ दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर देन वी से येस आवर रिजल्ट्स आर नॉट दैट मच प्रिसाइज. ओके, सो अगर मुझे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंसेस भी देखने हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ यू वांट टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. सबसे पहले तो आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे. ठीक है ना. सो देखो एक्यूरेसी में आप क्या देखते हो, एक्यूरेसी में यू सी द एग्रीमेंट बिटवीन, अ गुड एग्रीमेंट बिटवीन, इट इज अ good agreement between, sorry, it's a good agreement between true value and experimental value, where here we see a good agreement between several experimental results, several experimental results which obtained under identical conditions. Identical conditions. Okay, this is the first difference. Second difference, we can say accuracy is expressed, it is expressed in terms of error.
whereas precision is expressed in terms of deviation, in terms of deviation. ठीक है, this is a second point. Third point, if we want to say, we can write that if we don't know, if we don't know true value, accuracy can never be determined. ऑब्वियसली अगर हमें नहीं पता किसी भी एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू, अगर हमें नहीं पता है तो हम बेटा उसकी कभी भी एक्यूरेसी नहीं बता सकते. अगर ट्रू वैल्यू नोन है तभी हम बता सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं कि नहीं. अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम एक्यूरेसी को डिटर्मिन नहीं कर सकते. एक्यूरेसी कैन नेवर बी डिटर्मिन्ड. बट यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें प्रिसीजन को, तो प्रिसीजन के लिए हमें किसी भी एक्यूरेट वैल्यू का पता होना ज़रूरी नहीं है. वो तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कितने रिप्रोड्यूसिबल हैं या वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं. ठीक है ना. सो इट कैन बी डिटर्मिन्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली. इट कैन बी डिटर्मिन्ड almost exactly. We call it as a precision. और नेक्स्ट वन, अगर किसी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी गुड है तो इट नेवर मीन्स कि उसकी प्रिसीजन भी गुड होगी. ठीक है ना. इफ गुड एक्यूरेसी नेवर मीन्स it is precise also. It is precise also. Similarly, good precision is never means it is accurate also. Good precision never means it is accurate also. ये याद रखना. Okay, these are the main differences between accuracy and precision. Okay, now the next question is question 2, जिसमें हम define करेंगे. define, next question जो आपके पास बनता है, it is a define arithmetic mean, define arithmetic mean. Next one is median, range and mode. सो आंसर सबसे पहले हमें देखना है अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन, बेटा अर्थमेटिक मीन को हम क्या कह देते हैं, इसको हम एवरेज मीन भी कह सकते हैं या मीन वैल्यू भी कह सकते हैं. वी कॉल इट एज मीन वैल्यू and we can call it as arithmetic mean, or we can say it as arithmetic average. Suppose you have done some experiment and you get these values for that experiment. x1, आपने इस experiment को 3-4 times आपने इस experiment को किया and you get suppose these readings of n times. If you want to calculate the arithmetic mean, सबसे पहले तो arithmetic mean को हम represent कैसे करते हैं, x bar से, and this is just the sum of all the readings divided by number of times you have repeated the experiment, you have taken the observations. So arithmetic mean को सबसे पहले तो x bar से represent करते हैं and it is a summation of all the values where I will vary from I is equal to 1 to I is equal to n divided by n. Suppose आपने एक experiment किया and you have taken these readings. Suppose the readings are 25, 26, 27, 28, 29.
or you have to find out the arithmetic mean. How will you find out the arithmetic mean now? You will take the sum of all the readings. 27 plus 28 plus 29. How many times you have taken the readings? 1 2 3 4 5. So I have to divide it by 5. It is known as arithmetic mean. Now the next one is a median. Now what is a median? But a median is basically it is a middle value of different measurements. It is a median is a middle value of different measurements. ठीक है ना? Suppose इन्हीं readings को लेते हैं 25. Okay, I will select some more random readings. Let you have done some experiment and you got these readings 25, 24, 23, 29, 26, 28. These are the readings. ठीक है, for particular experiment. First of all, we have to see is these readings are odd or even. Their number is odd or even. Let's find out first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here the readings are odd. Number of readings are odd. अगर बच्चों number of readings odd में है, सबसे पहला स्टेप तो हमने ये करना है कि इनको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है. सबसे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया. 25, 26, 28, 29. रीडिंग्स अगर ऑड हैं, ये ऑड है कि इवन? लेट 1 2 3 4 5 6. ओह सॉरी, रीडिंग्स आर इवन, नॉट ऑड. रीडिंग्स आर इवन. अगर आपकी रीडिंग्स इवन में हैं और आपने सबसे पहला स्टेप तो क्या है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन सिलेक्ट द 2 मिडल रीडिंग्स एंड टेक इट्स एवरेज. This is known as what? It is a median. Suppose if the readings are odd, ठीक है, odd में suppose करो मैं यहीं पे रुक जाती हूँ 23, 24, 25, 26, 28. suppose करो उसमें नंबर 29 नहीं था, ये रीडिंग्स थी. सबसे पहले रीडिंग्स को क्या किया आपने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. इसमें जस्ट मुझे मिडल वैल्यू को सिलेक्ट करना है, जस्ट मिडल वैल्यू को सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पर तो मीडियन क्या था, 25 plus 26/2. इफ रीडिंग्स आर ऑड, जस्ट select the middle value and it is a median. That's it. Okay, now the next one is a range. Next one is a range. So range is a difference between a largest value and a smallest value and a स्मॉलेस्ट वैल्यू. सपोज लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो उस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी, अगर मैं इवन नंबर ऑफ रीडिंग्स में देखूं, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 29, और सबसे मिडल वैल्यू क्या थी, 23. दिस इज व्हाट, इट इज द रेंज. नेक्स्ट वन इज अ मोड. व्हाट इज अ मोड? सपोज यू हैव डन एक्सपेरिमेंट and have taken some readings. Suppose these readings were 3, 5, 6, 3, 8, 3. So here the number which is repeating again and again is a mode. So if I see here this 3 and this 3, this is repeating again and again itself. So it is a mode. So here mode is what? 3. So these are the terms, that is arithmetic mean. We have studied median, range and mode. Now come to the next one. Next question. Question number 3. Write down the various ways. आपने प्रिसीजन सीखा. प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन हम देखते हैं कि अगर हमने बार बार अपनी रीडिंग्स को लिया है, वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं. द क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स under identical conditions is known as what? It is known as precision. Okay, now next question is write the ways, write down the ways of expressing precision. मैंने आपको क्या बोला? precision में हम देखते हैं कि how much is the deviation, how much. जब भी हमने प्रिसीजन को मेजर करना है, इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ
डेविएशन, ठीक है ना। तो देर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द प्रिसीजन। तो सबसे पहला जो मेथड है जिससे हम प्रिसीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन बच्चे, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। सपोज करो वी हैव एनालिटिकल डाटा, ठीक है, we have analytical data of some experiment and we have these readings x1, x2, x3 and these are repeated for n times, so it is xn. So what we have to do, first of all we have to select the mean of these readings. mean कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया था ना, summation of all the readings divide by n, that is equal to what, mean. अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमने हर रीडिंग में डेविएशन देखना है कि हर रीडिंग की कितनी डेविएशन है फ्रॉम मीन वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, हर वैल्यू का डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपके पास ये x1 रीडिंग है, आप देखोगे x1, इसमें से क्या अपने डेविएशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर अगली रीडिंग में सिमिलरली अपने x2 के लिए किया, देन यू हैव डन द सेम स्टेप फॉर x3 एंड सो ऑन। हमने हर रीडिंग से क्या निकाली, डेविएशन निकाली। फिर हम क्या करेंगे, एवरेज डेविएशन क्या होता है, एवरेज डेविएशन इज द समेशन ऑफ all the individual deviations, that was x1 minus x bar plus x2 minus x bar। इसको आपने रिपीट किया xn, यहाँ पे तो बार नहीं लगाएंगे ना, x बार डिवाइड बाय जितने टाइम्स वो रीडिंग थी वो। सो दैट मीन्स कि आई कैन राइट इट एज समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ दैट इज xi minus x bar upon what, upon n, where I is equal to 1 to I is equal to n. This is the average deviation, ठीक है। तो second method to find out the precision is average deviation of the mean. Second method is average deviation of the मीन। इसमें हम कैसे निकालेंगे एवरेज डेविएशन ऑफ मीन में, सबसे पहले बच्चों हमें एवरेज डेविएशन ही निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल ये एवरेज डेविएशन निकालोगे, एवरेज डेविएशन। इस एवरेज डेविएशन को फिर आप अंडर रूट ऑफ n से फर्दर डिवाइड कर दो। पहले तो क्या निकाल लो, एवरेज डेविएशन निकाल लो इस फॉर्मूला से। वंस यू गेट द एवरेज डेविएशन, उसको डिवाइड कर दो अंडर रूट n से, वेयर n इज अ टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, वी गेट द एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। थर्ड वन इज relative average deviation, relative average deviation। अब देखो रिलेटिव एवरेज डेविएशन को कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एवरेज डेविएशन को ही निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, यही एवरेज डेविएशन निकाला, उसका फॉर्मूला अभी तक आपको आ चुका होगा, है ना। एवरेज डेविएशन निकाला और इसको डिवाइड कर दिया मीन वैल्यू से। इसको सिर्फ किससे डिवाइड कर दिया, मीन वैल्यू से। दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज रिलेटिव एवरेज डेविएशन। अगर तो आपको रिलेटिव एवरेज डेविएशन परसेंटेज में निकालनी है, ये तो सिंपल रिलेटिव एवरेज डेविएशन है। सपोज आप निकालना चाहते हो रिलेटिव एवरेज डेविएशन किस में, परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल करोगे एवरेज डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100 कर दो, तो आपकी वो परसेंटेज में निकल गई। अगर यही एवरेज डेविएशन आप निकालना चाहते हो पार्ट्स पर 1000 में, तो आप इंटू 1000 कर दोगे। पार्ट्स पर मिलियन में निकालना चाहते हो तो 10⁶ कर दोगे। और अगर सिंपल रिलेटिव एवरेज डेविएशन निकालना है तो एवरेज डेविएशन डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय एक्स बार। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बेस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को देखो कैसे फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या करना है,
आपने अभी निकालना सीखा था एवरेज डेविएशन, बस ये एवरेज डेविएशन का आपने क्या करना है, इट इज अ स्क्वायर रूट, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल डेविएशन जो भी आप निकाल कर आए थे, ठीक है ना। तो मुझे अगर से निकालना है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने अभी कैसे निकाला था, जो हम दैट इज एक्स आई, ये आपके पास क्या है, हर वैल्यू को आपने सबसे पहले मीन वैल्यू से क्या किया, माइनस किया, हर वैल्यू को उसका स्क्वायर करना है, उसका फिर समेशन लिया, ठीक है, डिवाइड बाय एन, और सबका क्या, अंडर रूट, सबका अंडर रूट, वेयर दिस समेशन विल वेरी फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1, रेंज क्या है, आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू n. We call it as what? We call it as a standard deviation. So standard deviation is the mean square root of the arithmetic mean of a squares of deviation of the measurement from the mean value. आपने mean value से जितना भी माइनस किया अपनी वैल्यू को, डेविएशन निकाला, उस डेविएशन का क्या किया आपने, स्क्वायर किया, उसका समेशन लेना है और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अगर तो आपकी रीडिंग्स का नंबर ज़्यादा है, इफ़ यू हैव टेकन अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, तब तो इसको n रखना है, ठीक है। इफ द रीडिंग्स आर लेस देन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन एज रिटर्न एज, हाउ विल राइट, इट इज अ समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n, ये तो आपने देखा था एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका क्या लिया, स्क्वायर। तो बस इस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा ये पूरा ही है, ये याद रखना है ना, इस केस में क्या हो जाएगा, मुझे n नहीं लेना, मुझे हमेशा n माइनस 1 करना है। इफ रीडिंग्स आर लेस, इफ रीडिंग्स आर इन लार्ज नंबर, देन आई हैव टू टेक द टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, अदरवाइज आई हैव टू जस्ट here taken n minus 1, याद रखना, this is very important here, standard deviation, okay। now the next one is a variance or a variation. what is a variation, अगर मैं variation देखना चाहती हूँ, variation is the another method by which I can express the precision. Variation is just it is a square of standard deviation, it is a square of what, standard deviation, we call it as what, we call it as variation. next one is a coefficient of variation, next one is, ये fifth हो गया, this is a sixth one, coefficient of वेरिएशन। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला मैं देखूं तो इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू और अर्थमेटिक मीन इंटू 100, दैट मीन्स इट इज s अपॉन x बार इंटू 100. So these are the various methods by which we can measure the precision. अब देखो इसके बेसिस पे क्या है, इसके बेसिस पे जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन एक दो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करके देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन इट, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th। तो आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फॉर अ गिवन सैंपल, a given sample results are, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे यू गेट सम एनालिटिकल डाटा। सपोज करो उसकी जो रीडिंग्स है दैट इज 0.1025 नॉर्मल, उसके बेसिस पे मुझे कुछ कंसंट्रेशन की रीडिंग्स मिली हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, 0.1057 normal is normality is a concentration, 0.1081 normal। ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे 0.1042 normal, right? So 1 2 3 4, yeah, these are the 4 readings and I have to find out here what I have to find out, the median, find out, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मीडियन, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज डेविएशन,
relative average deviation and standard deviation. ये मेजर करना है. अब देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मीडियन. सबसे पहले तो अपनी रीडिंग्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर लो, अरेंज कर लो. अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ, इट इज़ 0.1025, देन 0.1042, देन 0.1057, देन 0.1081. ऑल आर इन नॉर्मल, वी नो दैट, है ना. इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. मैंने क्या बोला था, अगर रीडिंग्स इवन नंबर में है, 4 रीडिंग्स है ना इवन नंबर में, इवन नंबर के लिए तो हम क्या करेंगे, 2 मिडल वैल्यूज को सिलेक्ट कर लो. 2 मिडल वैल्यूज को सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मीडियन. इट इज इक्वल टू मीडियन. ठीक है ना, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. दोनों मिडल वैल्यूज को आपने सिलेक्ट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप निकाल लेना. ठीक है ना, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, यू कैन डू इट. नाउ द सेकेंड थिंग आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एवरेज डेविएशन. देखो बच्चों, अगर आपको ऐसे सम्स को परफॉर्म करना है, सबसे पहले तो इसको टेबल फॉर्म में लिखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ईजी हो जाएगा. आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख लो सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख लो आप क्या, कॉन्सेंट्रेशन, फिर आप क्या लिख लो, फिर आप लिख लो कितना इसका डेविएशन आया मीन से. ठीक है, और नेक्स्ट वन आई विल डू हियर, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर. ठीक है ना. तो आपके पास कितनी रीडिंग्स हैं, 1 2 3 4. सबकी कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, कितना है, 0.1025. ठीक है, 0.1057, 0.1081, 0.1042. ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन थी इनकी रीडिंग्स. सबसे पहले आप क्या करो, आपने ये रीडिंग्स लिया, इसका अर्थमेटिक मीन भी निकालो. अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, सारी रीडिंग्स को प्लस किया, 0.1081 प्लस 0.1042 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 4. अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूं, आप इसे कैलकुलेट कीजिए. इसका जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा करने के बाद, इट विल बी 0.10355. दिस इज द मीन, यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो. ये तो आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन. अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, हर वैल्यू का देखना कितना डेविएशन आया. डेविएशन कैसे निकालेंगे, 0.1025 में से माइनस करो 0.10355. अगर मैं इस डेविएशन को निकालती हूँ, इट विल बी 0.00105. इसकी डेविएशन निकालो, 0.00215, 0.00 इसकी निकालो 175, एंड हियर इट इज 0.00065. ठीक है, दीज आर द डेविएशंस. ठीक है, और अगर मैं इन सबको प्लस करूं, चलो भी एडिशन हम बाद में करते हैं, अभी तो इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं. अब अगले स्टेप में क्या करो, इन रीडिंग्स का स्क्वायर भी ले लो, क्योंकि अगली रीडिंग्स में मुझे क्या चाहिए, इनका स्क्वायर चाहिए. तो अगर मैं इसका स्क्वायर देखती हूँ, इट विल बी 0.000111025. आप एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. 3 4 5, इट विल बी 4622. यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो, तो इनको करना आसान हो जाएगा. कैलकुलेटर्स आर अलाउड. 1 2 3 4 5 टाइम्स आएगा. ठीक है, 6 टाइम नहीं, 3063. और इसको भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 4 2 2 5. तो सबसे पहले तो मेरे ये स्टेप्स हैं जो मुझे करने हैं. ठीक है, एक बार मैंने ये सारे स्टेप्स कर लिए, अब मैं कर सकती हूँ क्या, अब मैं निकाल सकती हूँ इनकी क्या, एवरेज डेविएशन भी, रिलेटिव एवरेज डेविएशन भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी. तो सबसे पहले जो मैं शुरू कर रही हूँ, दैट इज एवरेज डेविएशन. देखिए एवरेज डेविएशन को कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले एवरेज डेविएशन,
एवरेज डेविएशन का आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, रिमेंबर एवरेज डेविएशन में हमने क्या करना है, जितनी भी आपने वैल्यूज ली हैं उन सब का क्या करना है, अपने उन सब का समेशन, ठीक है, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n तक क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर आप इन सारी रीडिंग्स का समेशन लेते हो, आप चेक भी कर सकते हो, इट इज विल बी 0.0056 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 4 एंड योर आंसर विल बी 0.0014। सेकेंड स्टेप में थर्ड आपने क्या करना है, रिलेटिव एवरेज डेविएशन को निकालना है। रिलेटिव एवरेज डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी एवरेज डेविएशन निकली, एवरेज डेविएशन अभी आप निकाल चुके हो, उसको डिवाइड करो किससे, एक्स बार से डिवाइड कर दो, सॉरी नॉट एक्स बार से, सॉरी 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 इट इज जस्ट नो, आई थिंक एक मिनट, यस एक्स बार यही लिखा था ना, हाँ वो तो मीन में था, यस एक्स बार से आपने किया एवरेज डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। तो ये सिंपली रिलेटिव एवरेज डेविएशन है, इसमें मुझे 100 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिलेटिव एवरेज डेविएशन परसेंटेज में बोलेंगे देन आई विल डू इनटू 100, अदरवाइज सिंपल हम यही करेंगे। तो आपने एवरेज डेविएशन निकाला 0.0014, एक्स बार की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.10355, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, और आपका आंसर आ जाएगा 0.01352। नेक्स्ट थिंग आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी अभी हम पीछे कर चुके हैं, दैट इज आपका जो भी ये डेविएशन आई है उसका स्क्वायर और फिर समेशन डिवाइड बाय व्हाट, वैल्यूज आर लेसर इन नंबर ना, तो n-1 करना पड़ेगा। तो अभी हम अगर इसको देखें, इनका सबका समेशन वो आपका निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, समेशन जो यहाँ पर मैंने रीडिंग्स दी हैं, ठीक है ना, ये सारी रीडिंग्स x माइनस एक्स पर, इन सबको प्लस करो, प्लस करोगे तो आपके पास समेशन आ जाएगा, ये निकलेगा 0 अंडर रूट है 0.0 देख रहे कितनी आएंगी, 1 2 कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 है ना, पीछे से इसको वेरीफाई कर सकते हो जाकर, 9123 डिवाइड बाय कितनी रीडिंग्स थी टोटल आपके पास, 4 रीडिंग्स थी ना, तो 3 से करोगे, ठीक है ना, एंड योर आंसर विल बी, आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक इट शुड बी 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 जीरोस है ना, इसको करोगे तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली 1.75 इंटू 10⁻³ दिस विल बी योर रीडिंग्स, ओके। तो दिस इज द वे वी डू द एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपको देखना है एक और एक्सपेरिमेंट, एक और सॉरी न्यूमेरिकल्स इस तरह से हम करते हैं, एक और न्यूमेरिकल चेक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी क्या है, आपको एक एनालिटिकल डाटा दिया हुआ है, ये सब पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, उसमें जो रीडिंग्स दी हुई हैं 22.62 22.25 फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, दीज आर द रिजल्ट्स, 22.79 22.84 22.92। तो हम क्या करेंगे इसमें भी, सबसे पहला, और जो हमें निकालना है इसमें क्या क्या है, जो हमें दिया हुआ है, हमें 2 चीज़ें निकालनी है। नंबर 1, दिस इज द एनालिटिकल डाटा ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। हियर वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज डेविएशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सोल्यूशन कैसे, सबसे पहले तो आप क्या करो, सीरियल नंबर लिख लो, कितनी रीडिंग्स हैं, रीडिंग्स लिख लो जो जब को रीडिंग्स दी हुई हैं, फिर डेविएशन निकाल लो, और फिर डेविएशन का क्या कर लो, जो भी आपने डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे रीडिंग्स लिख लो, 22.62 22.25 22.79 22.84 22.92। सबसे पहले तो आप एक्स बार निकाल लो, कैसे निकालोगे, 22 सिंपल अर्थमेटिक मीन 22.62 22.25 22.79 प्लस 22.84 प्लस 22.92
डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5 रीडिंग्स है ना, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसका मीन निकालोगे दैट विल बी 22.68। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, आप हर वैल्यू में से मीन वैल्यू को क्या करते रहो, माइनस करते रहो। माइनस करोगे इट विल बी 0.06, 0.43, 0.11, 0.16, 0.24। ठीक है ना। अगर मैं इस सबका समेशन निकालूँ, अगर मैं इन सबका सम निकालूँ ना, इट विल बी 1.00 आएगा। नेक्स्ट टाइम में इन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दो, कितना निकलेगा, 0.0036। ये सब आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो। 0.1849, 0. बस आपको इनके फॉर्मूलाज रखना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कैलकुलेशंस ही हैं, सिंपली करोगे, केयरफुली करोगे तो ये गलत नहीं होंगी। 0.0576, इन सब का भी समेशन निकाल लेते हैं, क्या बनेगा इनका एडिशन, 0.2838। अब मुझे जो भी वैल्यूज़ चाहिए थी अपनी कैलकुलेशंस के लिए, वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब तो मुझे जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो एवरेज डेविएशन ऑफ मीन से पहले तो हम एवरेज डेविएशन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी से फिर मीन निकलेगा। तो एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, तो सारी जो हमने डेविएशन का समेशन लिया था, है ना, दैट वाज xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो xi माइनस एक्स बार, इनका समेशन आपने कितना निकाला था, 1.00। इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से, ये निकल जाएगा 0.2। और अब मैंने क्या निकालना है, नेक्स्ट है एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। आपसे क्या पूछा हुआ है, एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेविएशन डिवाइड बाय √n। आपने एवरेज डेविएशन कितना निकाला, 0.2। टोटल वैल्यूज आपके पास कितनी हैं, टोटल वैल्यूज आपने निकाली हुई हैं, दैट इज, वेट फॉर अ मिनट, okay, that is average deviation of mean is equal to this one. So एवरेज डेविएशन हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी हैं, 5 है ना, तो √5 करोगे इट विल बी 0.2, √5 को निकालोगे इट विल बी 2.23 एंड योर आंसर विल बी 0.089। नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज द √ ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार। इसका क्या करना है, स्क्वायर। इफ रीडिंग्स आर लेस, व्हाट आई सेड, यू हैव ऑलवेज टू n-1। सो xi माइनस एक्स बार, इसका समेशन भी पीछे हम ऑलरेडी पहले ही हमने निकाल लिया था। समेशन आपके पास क्या निकला था, 0.2838। स्क्वायर वैल्यूज का समेशन 0.2838। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वी हैव 5, तो आई हैव टू डू डिवाइड बाय 4। योर आंसर विल बी 0.266। So these are the type of numericals which they ask you. Okay, अगर इसी न्यूमेरिकल में वेरिएशन भी पूछ लें, इफ दे आस्क यू टू कैलकुलेट द वेरिएशन इज जस्ट एस स्क्वायर। जो भी आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है ना, you have to do its square, that is 0.266 square, वो सेम आ जाएगा आपके पास आंसर, है ना। So now the next question is define error। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम्स में पूछ लेते हैं वो ये है कि डिफाइन एरर एंड द वेज इन विच एरर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। सो वी नो दैट, या वी कैन से राइट डाउन the ways in which accuracy is expressed। okay, so बच्चे accuracy is always expressed in terms of error। तो accuracy को अगर express करना है, it is always expressed in terms of error। now what is a error? Error is a numerical difference between, what is a error, आपसे पूछ लेते हैं, it is a numerical difference between
observed value and true value, observed value and true value, right? Suppose करो your observed value is 26, your true value is 24. सपोज करो यूनिट्स इसके ml में है. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरर, एरर इज जस्ट 26 माइनस 24. हमेशा ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी 2 ml. दिस इज द एरर ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. एरर्स आर फर्दर एक्सप्रेस इन 2 वेज. ठीक है, एरर को अगर मैं एक्सप्रेस करना है, ये 2 वेज में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं. नंबर 1 इज अ एब्सोल्यूट एरर and relative error. Relative error. So absolute error is just a difference between observed value and a true value. यहाँ पे XO कर दो चाहे, observed value and true value. Whereas relative error, it is the difference between observed value, true value divided by true value. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज relative error. इफ दे आस्क यू टू कैलकुलेट द relative error in percentage, तब अगर आपको ये relative error को परसेंटेज में निकालने के लिए बोल दें तो आप क्या करोगे, आप करोगे x0 xt डिवाइड बाय xt इंटू 100. ओके, दिस इज अ वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द accuracy. Now the next question. Now the next question is, explain the types of error. Explain the types of error. So देखो बच्चों, answer, errors are of 2 types. Errors are of 2 types. Number 1, determinate error. And second error is indeterminate error. As the name suggests, determinate error, the cause of error is known. The cause of error is known, where in this case the cause of error is accidental. It is accidental, so this error cannot be removed easily, but this error can be removed. So determinate errors are the errors in which the cause of error is always known and which can be easily rectified. Okay, so determinate errors are of following types. Determinate errors are due to following reasons. Errors are because of, अभी किन किन रीजन से हो सकते हैं. नंबर 1 इज बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपने आपको मैंने क्या बोला, देखिए एक, लेट मी चेक इट आउट. फोकस है या इट इज नाउ. सो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है, हियर देयर इज सम error in the instruments. These errors are due to some not proper working of instruments, or there may be some uncalibration of instruments, or not proper working of instrument. They can cause the instrumental errors, and these instrumental errors can be easily rectified. तो देखो, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करते हैं तो हम इस चीज़ को एश्योर करते हैं कि जो भी एपरेटस है, एनी एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट, वो हमारा अच्छे से क्या होना चाहिए, कैलिब्रेट. अगर वो कैलिब्रेट नहीं है तो दे कैन कॉज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. सेकेंड वन इज अ
ऑपरेटिव एरर किस रीजन से होते हैं बेटा? ऑपरेटिव एरर इज बिकॉज ऑफ द एरर्स ड्यू टू अ पर्सन हु इज डूइंग एक्सपेरिमेंट. इफ सम पर्सन इज नॉट discipline or the person is careless while he is taking his reading, so it will always cause what? It will always cause operative error. It is because of lack of LACK है ना. Let me rectify it. It is because of lack of skills of the operator. And number 3 is a methodic error, and this is the most serious error. Okay, and it is this error is inherent in the method only. It is inherent in the method, so it is the most serious error, and this error can be rectified only if we change the conditions under which we are performing the experiment. This methodic error can be rectified. Okay, अब ये जो determinant error है, they can be constant or they can be proportional. Constant error में क्या होगा? The magnitude of error here, the magnitude of error will remain, the magnitude of the error will remain the same irrespective of the magnitude of the quantity of a sample. Example, if you have taken 10 ml sample or if you have taken a 50 ml sample, in both the cases the magnitude of the error, suppose if it is 0.1 ml, then this magnitude of the error will remain the same irrespective of the magnitude of quantity of sample, where in this magnitude of error will vary the magnitude of the error will vary with the magnitude of quantity of sample. ठीक है. Now the next one is a indeterminate error. Indeterminate errors, these are the errors whose cause can't be determined as they are accidental. These are the accidental errors. Okay, these are known as what? They are known as indeterminate error. Now the next question, which has very much normally these questions are also asked, that is the methods of determining accuracy. The next question are explain the methods of determining accuracy. If we want to explain the methods of accuracy, there are two methods. आंसर में आप लिखोगे there are two methods. Number 1 is absolute method and number 2 is comparative method. Comparative मेथड. अब देखो एब्सोल्यूट मेथड में क्या होता है. इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है ना, उसकी रीडिंग्स को हम क्या करेंगे, बार बार मेजर करेंगे. 3-4 टाइम्स हम उसके रीडिंग्स को क्या करेंगे, लेकर देखेंगे बाय द सेम पर्सन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस एंड वी विल चेक द रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स. एब्सोल्यूट मेथड में क्या करते हैं, द सेम एक्सपेरिमेंट
in absolute method, same experiment is repeated. Same experiment is repeated number of times by same person under similar conditions, and check the repeatability of results. By this we can improve the accuracy again and again, है ना। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, सेम पर्सन एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, तो एक्यूरेसी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। पर एक्यूरेसी हम 100% इम्प्रूव नहीं कर सकते, एक पीक पर आकर एक्यूरेसी इम्प्रूव होनी बंद भी हो सकती है। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैथड। ओके, देन वी हैव अ कंपेरेटिव मैथड। For same experiment, different methods, इसमें क्या करेंगे, एक आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, उस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट मेथड्स उस एक्सपेरिमेंट पे अप्लाई कर देखेंगे। जैसे आप डिटरमिन करना चाहते हो किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी सैंपल का, सपोज करो आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट मेथड्स के साथ करोगे। क्या निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। जिन 2 या 3 मेथड से मॉलिक्यूलर मास सिमिलर आ जाता है, तो वी कैन से कि yes, the measurement is now accurate. So for same experiment different methods are applied, and if at least 2 methods give almost same results, the measurement is said to be accurate. Then the measurement is said to be accurate. So these are the 2 methods by which we can we can determine the accuracy. Now next question, very important again, methods to improve accuracy. अब कौन से मेथड्स हैं जिससे एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है? आंसर नंबर 1 मेथड इज कैलिब्रेशन ऑफ apparatus and instrument, ठीक है। तो किसी भी apparatus या इंस्ट्रूमेंट को अगर हम किसी भी रिसर्च में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, तो उसका कैलिब्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन से क्या होता है कि हमें जितना वॉल्यूम चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट का, या जितना भी वेट चाहिए, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज करो आपने क्या लिया, एक ब्यूरेट लिया, आपने टाइट्रेशन करना है। अगर हमने ब्यूरेट को कैलिब्रेट नहीं किया, तो सपोज यू वांट टू टेक 25, आप ब्यूरेट में 25 ml वॉल्यूम डालना चाहते हो किसी भी सॉल्वेंट का। अगर ब्यूरेट कैलिब्रेटेड नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपने तो अकॉर्डिंगली 25 डाला, बट एक्चुअल में ब्यूरेट में वो रीडिंग कितनी शो हो रही है, 24.8 या वो 25.2 आ रही है, पर आपके अकॉर्डिंगली तो वो 25 ml है, तो वो क्या कर देगी, आपकी रीडिंग्स में एरर ला देगी, है ना। तो हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स को या अपरेटस को कैलिब्रेट करते हैं। सपोज करो आपने कोई सैंपल है, उस सैंपल के आप pH की वैल्यू लेना चाहते हो, तो इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं pH मीटर। तो इसको pH मीटर को यूज़ करने से पहले हमेशा हम 4 और 7 pH का एक बफर सोल्यूशन लेते हैं,
और इस बफर सोल्यूशन से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले कर देते हैं कैलिब्रेट, ठीक है ना। तो उन बफर सोल्यूशंस का पीएच हम कैलिब्रेट करके 4 और 7 पे क्या करते हैं, आप उसको कैलिब्रेट करते हैं। अगर इसके बफर की रीडिंग ठीक आ जाती है, दैट मीन्स कि अब हमारा 4 और 7 पीएच बफर सोल्यूशन यूज़ करके हमने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, कैलिब्रेट, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि नाउ आवर इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू गिव द वैल्यू ऑफ या पीएच वैल्यू ऑफ नाउ एनी अदर सोल्यूशन, ठीक है ना। एक बार कैलिब्रेट कर दिया 4 और 7 पीएच बफर सोल्यूशन से, उसके बाद हम अपना जो भी रिक्वायर्ड सैंपल है वो पीएच मीटर में लेंगे। अब जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर दिया। तो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस द पर्सनल determinate error। अब जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाला है, दैट पर्सन शुड बी स्किलफुल, है ना, एंड डिसिप्लिन्ड। तो ऑब्वियसली अगर एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है स्किल्स के साथ, केयरफुली, डिसिप्लिन के साथ, तो एक्यूरेसी और आने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, उतने ही एरर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, पर्सनल एरर्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट गया रीडिंग लेने के लिए, आपको वे करना है 2.68 ग्राम, है ना। सो सम पर्सन और सम स्टूडेंट हैज़ गॉन, सो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 2.68 एग्जैक्टली नहीं आया। सपोज ही वेट 2.70 ग्राम और ही वेट 2.65 ग्राम, तो इसकी वजह से भी आपकी रीडिंग्स में अब क्या आ जाएंगी, एरर्स आ जाएंगी। इफ़ पर्सन इज मोर डिसिप्लिन्ड देन ही विल ऑलवेज ट्राई कि जो रीडिंग्स हैं वो कितनी आए, 2.68 ही एग्जैक्टली आए, है ना। तो एक तो आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होने चाहिए कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। सेकेंडली आप डिसिप्लिन होने चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। दिस इज अ सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन इज रनिंग अ ब्लैंक सैंपल, रनिंग अ ब्लैंक एक्सपेरिमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ब्लैंक एक्सपेरिमेंट को में एक एक्सपेरिमेंट को एग्जैक्टली सेम कंडीशंस में वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे किसी सैंपल के साथ करना है परफॉर्म। सपोज क्या हुआ, इसका मतलब कि दिस इन अ ब्लैक एक्सपेरिमेंट वी रन अ एक्सपेरिमेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस विद अ सेम मेथड बट विदाउट यूजिंग अ सैंपल को नहीं लेंगे, सैंपल के बिना ही एक्सपेरिमेंट को रन करेंगे अंडर अ सिमिलर कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लेना है कंडक्टेंस लेनी है, किसकी कंडक्टेंस लेनी है, KCl की, है ना। तो कंडक्टेंस KCl की लेने से पहले कंडक्टिविटी मीटर में हम किसकी रीडिंग लेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट को अंडर सिमिलर कंडीशंस हम रन करेंगे, नॉट विद अ सैंपल बट विद अ वाटर के साथ रन किया। अब जो कंडक्टेंस की वैल्यू वाटर के साथ आई, तो जब आप अपने सैंपल की रीडिंग्स लेना शुरू करोगे, उन सैंपल्स में से आप क्या वाटर की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, माइनस करोगे। तो दिस इज अ रनिंग अ ब्लैंक एक्सपेरिमेंट, दैट इज द running of experiment under a similar conditions with the same method but without using a actual sample, ठीक है। इसे कहते हैं blank experiment। Now the number 4 is running a controlled measurement, running a controlled measurement। कंट्रोल मेजरमेंट में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सैंपल है, हम उसकी कंडक्टिविटी ही लेना चाहते हैं सपोज करो। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ सैंपल हुज ट्रू वैल्यू इज ऑलरेडी नोन एंड वी विल चेक कि इज वी आर गेटिंग अ सेम वैल्यू और वी आर गेटिंग अ वैल्यू क्लोजर टू अ ट्रू वैल्यू। वी विल फर्स्ट चेक दैट सैंपल हुज ट्रू वैल्यू इज ऑलरेडी नोन, और हम देखेंगे कि क्या हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो क्या हमारा मेथड एक्यूरेट है, क्या हमें ठीक वैल्यू मिल रही है। इफ़ वी आर गेटिंग द वैल्यू क्लोजर टू अ ट्रू वैल्यू, देन वी विल नाउ कैरी द सेम एक्सपेरिमेंट with our desired सैंपल,
ठीक है, फिर उसी एक्सपेरिमेंट को हम अपने सैंपल के साथ कर कर देखेंगे, क्योंकि हम पहले ही उसकी एक्यूरेसी को क्या कर चुके हैं, हम उसको चेक कर चुके हैं। ठीक है ना, तो दीज आर द सम मेथड्स बाय विच वी कैन वी कैन इम्प्रूव द accuracy of our method of our result, or we can reduce the errors, या we can improve the accuracy, you can say anything. Now come to the next one. अब हमारा next topic है या next question जो हम एग्जाम में पूछते हैं, that is a confident limit. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन कॉन्फिडेंट लिमिट को करने से पहले आप दो टर्म्स को समझ लीजिए। आपको 1 मार्क में पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ अ सैंपल एंड व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखो बच्चों, सैंपल क्या होता है? सैंपल में हम रीडिंग्स लेते हैं, एंड दिस रीडिंग्स या दिस एनालिसिस, द एनालिसिस इज डन फॉर फाइनाइट टाइम्स, for finite times. But here the analysis is done for infinite times, for infinite times. Okay, so here we get a limited set of data, here we get a limited set of data, whereas here we get infinite set of data. We'll get infinite set of data. तो सैंपल में फाइनाइट टाइम ऑफ रीडिंग्स, और यहाँ पर जो रीडिंग्स हैं दे आर फॉर द इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसमें जो हम मीन निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालना है, उसको हम सिंपल मीन के थ्रू निकाल देते हैं, जैसे हम कहते हैं एक्स बार। अभी कैलकुलेट करना सिखाया था ना, टोटल वैल्यूज उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टेकन द रीडिंग। वेयर इन दिस केस वी ऑलवेज टेक अ पॉपुलेशन मीन। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पॉपुलेशन मीन, और इसको ट्रू मीन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रू मीन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। तो ट्रू मीन को कैलकुलेट करना इज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, इसको निकालना आसान नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या, अगर हमें ट्रू मीन को देखना है तो हम हमेशा उसको कॉन्फिडेंट लिमिट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस confidence limit? So confidence limit is basically a range around experimental mean. So confidence limit is a range around x bar, ठीक है, in which it is a probability that ट्रू मीन विल लाई। ऐसे तो ट्रू मीन को निकालना इजी नहीं था, बट हम कॉन्फिडेंस लिमिट में एक रेंज को डिसाइड करते हैं। ये रेंज हमेशा सिंपल मीन के अराउंड होगी, एक्सपेरिमेंटल मीन के अराउंड होगी, ठीक है ना, और जिसमें ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो ट्रू मीन है वो उस पर लाई करेगा। अदरवाइज ट्रू मीन को तो निकालना क्या है, डिफ़िकल्ट है। पर कॉन्फिडेंस लिमिट के थ्रू हम इस प्रोबेबिलिटी को बना सकते हैं, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकें? ट्रू मीन। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर आपके पास सैंपल है, सैंपल के केस में अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना है तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं सिंपल लगाऊंगी, दैट इज एक्स आई एक्स बार स्क्वायर समेशन, और इट इज़ ऑलवेज n-1। और इस केस में अगर मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के केस में, अभी भी यही रहेगा ये एक्स आई, पर इस केस में मुझे जो लेना है ट्रू मीन लेना है ना, क्योंकि यहाँ से निकला है हमारा मीन। इसका क्या लोगे? स्क्वायर, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, डिवाइड बाय n। यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइनाइट है, तो क्या लेते हैं? हमेशा n-1 लेते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना। और यहाँ पर जो n-1 है, ये क्या है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज़ व्हाट? इट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज less than total number of measurements. So degree of freedoms are always one number less than total number of measurements, because here the standard deviation and x bar, they remain fixed. They remain fixed. So that is why always we take what? n-1 लेते हैं हमेशा,
ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कॉन्फिडेंस लिमिट को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ, इसको निकालना चाहूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस टी इंटू एस अपॉन अंडर रूट एन। एक्स बार तो सिंपल अर्थमेटिक मीन है, टी क्या है, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्टर। और स्टूडेंट फैक्टर, where S is what? It is a standard deviation and this N is a number of measurements. Number of measurements. ओके और जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आता है। हम ज़रा एक न्यूमेरिकल डिस्कस करके देखते हैं। हाउ दे विल आस्क यू द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस लिमिट। सो कॉन्फिडेंस लिमिट इज बेसिकली अ रेंज ऑफ रीडिंग्स अराउंड अर्थमेटिक मीन इन विच इट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट ट्रू वैल्यू विल ऑल्सो लाई। सपोज कर आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको सैंपल के रिजल्ट दे दिए, एक एक्सपेरिमेंट किया एंड रिजल्ट्स ऑफ सैंपल आर 93.50, 93.58, 93.43. Now they ask you टू फाइंड आउट द रेंज। अगर हमें कभी भी रेंज को फाइंड आउट करना है तो मुझे कॉन्फिडेंस लिमिट निकालना पड़ेगा, है ना। फाइंड आउट द रेंज इन विच यू आर 95% confident that true value will lie। तो हमें एक रेंज बनानी है अर्थमेटिक मीन के अराउंड, जिसमें ये पॉपुलेशन मीन की वैल्यू फॉल करेगी, ऐसी रेंज हमको डिसाइड करनी है। ऐसी रेंज को अगर मुझे निकालना है तो मैं कॉन्फिडेंस लिमिट के थ्रू ही निकाल सकती हूँ। इसमें आपको टी की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू है 4.303। तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कॉन्फिडेंस लिमिट इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस 2 इंटू एस अपॉन अंडर रूट एन। सबसे पहले टी की वैल्यू तो दी हुई है, एक्स बार की वैल्यू भी निकालो, एस की वैल्यू भी निकालो। एक्स बार की वैल्यू निकालोगे, अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 93.50 प्लस 93.58 प्लस 93.43 डिवाइड बाई 3, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 93.50 अगर आप उसका मीन निकालोगे। सेकेंडली आप एस की वैल्यू को भी निकालो। एस की वैल्यू को कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। वैल्यूज कम है ना तो ऑलवेज n-1, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 0.075। इन सारी वैल्यूज को कॉन्फिडेंस लिमिट में पुट कर दो। एक्स बार की जगह पे पुट करो 93.50 प्लस माइनस टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्टर 4.303। एस की वैल्यू कितनी है 0.075, कितनी वैल्यू से 3 तो अंडर रूट 3। अगर आप इसके आंसर को निकालते हो तो इट कम्स आउट टू बी 93 इस फैक्टर को भी मत छेड़ो, सिर्फ इसको कैलकुलेट करो। इसको ऐसे ही लिखो 93.50 प्लस माइनस, इसको फाइंड आउट किया तो इसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 0.19। दैट मीन्स कि आपकी जो रेंज है वो 93.50 माइनस 0.19 जो कि बनी 93.31 से 93.50 प्लस 0.19, यहाँ से लेकर या 2 लिख दो, ठीक है। आपकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बनेगी, दिस इज द रेंज, ठीक है। और इसी रेंज में हम 95% कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है पॉपुलेशन की, वो इसमें लाई करेगी। तो ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन भी। व्हाट इज लीनियर लीस्ट स्क्वायर method? What is linear least square method?
तो सबसे पहले तो समझो कि ये मेथड होता क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। सपोज करो पहले तो ये लीनियर का मतलब क्या है कि आपको लीनियर इक्वेशन यूज़ करनी है। उस लीनियर इक्वेशन के बेस पे जो हमें ग्राफ मिलता है ना, स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, ये आपको पता है ग्राफ क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑल जो भी अभी तक की स्टडी है, व्हाट वी हैव सीन है ना, व्हाट वी हैव सीन, इफ वी आर हैव अ स्ट्रेट लाइन, एक चीज़ को याद रखो, नो वन कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन वेयर ऑल द पॉइंट्स एग्जैक्टली लाई ऑन द लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर हमारे पास कोई ग्राफ है ना, तो हमेशा जो पॉइंट्स है ना, दे वी विल गेट अ स्कैटर पॉइंट्स। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आपने जो वैल्यूज़ निकाली और आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, नो। जो भी रीडिंग्स मिलती हैं ना, वो रीडिंग्स हमेशा स्कैटर्ड होती हैं। अब हमारा मकसद क्या है कि वी नो दैट कि ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए थी। लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आता है, बट अगर उसको प्लॉट किया जाए तो पॉइंट्स विल मोस्टली बी स्कैटर्ड, दे नेवर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर डेविएशन है, ये देखो, क्योंकि पॉइंट स्कैटर कर रहे हैं ना, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, देर इज अ स्कैटरिंग, सो देर इज अ डेविएशन। तो इस डेविएशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इस डेविएशन को क्या करना है, मिनिमाइज, और इसी मेथड को कहते हैं लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो अकॉर्डिंग टू लीस्ट स्क्वायर मेथड, according to least square method, the most precise line is one for which the sum of squares, the sum, हमें sum लेना है किसका, the sum of squares of deviation, the sum of squares of deviation of the points from the line should be minimum, should be minimum। तो व्हाट आई सेड कि आपके जो पॉइंट्स थे, ठीक है ना, आपकी जो डेविएशन थी, आपके यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, हम ये मानते हैं कि जो x है ना, x में कोई एरर नहीं है। x क्या है, सपोज करो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, x आपकी कंसंट्रेशन है, y कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट रीडिंग्स हैं। तो इट इज़ ऑलवेज एज्यूम्ड दैट कि y x वेरिएबल में कोई एरर नहीं आता, जो भी एरर है वो हमेशा किस में आएगा, y एक्सिस वाली वैल्यूज़ में एरर आएगा। तो हमें उस एरर को, उस डेविएशन को मिनिमाइज करना है, तो क्या करना है, उनके सम का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो जो भी डेविएशन है, पहले तो उनके सम को क्या करोगे आप, स्क्वायर लोगे। तो यहाँ पे y माइनस वाई डैश, ठीक है, वेयर y डैश इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, दैट इज mx प्लस b, ठीक है ना। तो y डैश इज अ वैल्यू ऑफ अ y विच वी हैव गेट फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पे s को लिख सकती हूँ, s इज अ समेशन ऑफ y माइनस वाई डैश की जगह पे लिख दो mx प्लस b, है ना। इन सब का क्या लेना है, स्क्वायर। मैंने आपको यही कहा था ना, जो भी डेविएशन है उसके सम्स का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। और ये s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये s की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम। तो इस वैल्यू को, s की वैल्यू को अगर मिनिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर अप्लाई, हम मैथमेटिक्स लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसको क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो इससे हमें आ जाएगी m की वैल्यू और मिल जाएगी b की वैल्यू। अब ये जो m और b की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, ठीक है ना, वो वैल्यूज़ डेविएशन को क्या करेंगी, मिनिमाइज करेंगी। और हमें डेविएशन को मिनिमाइज ही करना है। तो मैथमेटिक्स लगाया, सिंपल कैलकुलस लगाया, तो हमने क्या देखा, हमारी जो m की वैल्यू अब निकलेगी, दिस m वैल्यू विल बी इक्वल टू xy summation of x minus summation of y divide by n, and this further
डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब ये जो हमें मिली स्लोप की वैल्यू, m इज़ अ स्लोप, b इज़ अ इंटरसेप्ट, और ये अब स्लोप की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, इस मेथड से निकाली, जो कि हमने क्या लिया था, हमने लिया था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ पॉइंट्स विच हैव डेविएटेड, है ना, कि डेविएशन की वैल्यूज ली थी। तो दिस इज अ m, और इसके अकॉर्डिंगली अगर b निकाले तो इट विल बी नाउ y माइनस एम एक्स डैश। अब मेरे को स्लोप की वैल्यू भी मिल गई, जो कि अब क्या है, इम्प्रूव्ड है, और b की वैल्यू भी मिल गई, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी मिल गई, वो भी क्या है, इम्प्रूव्ड है। अब हम क्या करेंगे, स्लोप की वैल्यू भी आ गई, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी है, आपके पास x की वैल्यू भी है, ठीक है ना। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, सपोज करो आपके पास एक्स की कंसेंट 0.1 मोलर है, उसके विद रिस्पेक्ट आपने सपोज करो कंडक्टेंस की वैल्यू निकाली, तो सपोज करो वो कंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास है 0.04, ठीक है ना, इसकी कंडक्टेंस है। तो आप क्या करोगे, आपके पास y की वैल्यू है, आपके पास x की वैल्यू है, अब आपके पास इम्प्रूव्ड स्लोप भी है और इम्प्रूव्ड इंटरसेप्ट भी है। तो बस अब जो आपके पास इसके विद रिस्पेक्ट वैल्यूज आएंगी m और b को पुट करने के बाद, वो क्या होंगी, अब वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगी, अब वो इतनी स्कैटर्ड नहीं होंगी जितनी कि पहले थी। तो इसी को कहते हैं, दिस इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज द लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसे हम अप्लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स पे, कि इससे हमें जो भी स्कैटर्ड पॉइंट्स मिले थे उनकी डेविएशन को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the questions which have been asked in previous year examinations. Hopefully अब आप इन सम्स को, इन questions को एक बार अच्छे से कर देखिए और आपको hopefully समझ में आ जाएंगे. So thanks for listening, thanks for the patience, have a nice day, thank you.